अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसमें हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्रावों तथा तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। तो शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्रावों तथा तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। पीयूष ग्रंथि इन सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न स्रावों की सहायता से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न हार्मोन का स्रावन करती है। ये हार्मोन मानव शरीर में अनेकों कार्य जैसे वृद्धि है, उपापचय क्रिया है, संपादित तथा नियंत्रित करते हैं। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। अब प्रमुख मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डाईएन्सेफेलॉन का आधार भाग है। यानी ये हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का संश्लेषण और उसके स्राव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पादन करने वाले कई स्रावी कोशिकाएं होती है। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। पहला मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को रोकते हैं। इसके बाद आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभक्त होती है, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष तथा न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष कहा जाता है। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है तो उसका उत्तर पीयूष ग्रंथि होगा। पीयूष ग्रंथि कई हार्मोनों का निर्माण और स्रावन करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, प्रेरक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, गोनाडोट्रोपिन। पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है तथा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से शरीर की दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है तथा मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण और स्राव कर थायरोक्सिन हार्मोन आधारित उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी निर्माण में थायरोक्सिन नामक हार्मोन मदद करता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घेंगा या गार्टर रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आता है पैराथायराइड ग्रंथि। गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाए जाने वाली यह ग्रंथि पैराथार्मोन स्रावित करती है। पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट के स्तरों को नियंत्रित करना है और इस हार्मोन की कमी से टिटनी रोग हो जाता है। तो पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य है कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करना। इसके बाद आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय दो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकागोन स्रावित करता है। इंसुलिन इस ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं तथा ग्लूकागोन लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन, जहाँ इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं और ग्लूकागोन लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य है
शर्करा या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करना है। हमारे शरीर के अंदर जो शर्करा होती है या ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है, इंसुलिन का काम है, जिससे रक्त में शर्करा का लेवल कंट्रोल में रहता है। ग्लूकेगॉन इसके उलट यानी इसका ठीक उल्टा काम करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अतः ये दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। जब रक्त में शर्करा का स्तर ज़्यादा है तो इंसुलिन उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जब ग्लूकोज या शर्करा कम हो तो ग्लूकेगॉन इस ग्लाइकोजन को शर्करा में या ग्लूकोज में बदल देता है। इस प्रकार शर्करा का लेवल एक लिमिट में रहता है, कंट्रोल में रहता है, ना वो कम होता है ना वो ज़्यादा होता है। किसी कारणवश यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त या मूत्र में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तथा मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है। ये दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, जिन्हें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। इस स्थिति में ये हार्मोन अधिक तेजी से स्रावित होते हैं तथा अन्य को कार्य जैसे हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव आदि को नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, जिन्हें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। इसके बाद थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की विशेषता है कि ये छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, बड़ी होती है और जैसे जैसे यौनारंभ के पश्चात ये छोटी हो जाती है, सिकुड़ हो जाती है। ये थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वृषण ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है और यह एक लैंगिक अंग है जो टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन का स्रावन करती है। ये हार्मोन नर लैंगिक अंगों का विकास और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है। अंडाशय में पाए जाने वाली ये ग्रंथि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन का स्रावन करती है। यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण और मासिक चक्र का नियंत्रण आदि में सहायक होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।